जो निक्षेप है महासागरों में, इनकी जो लगातार परत दर परत जमाव हो रहा है, इस जमाव के बारे में देखते हैं कि किस तरह के पदार्थ इसमें जमा होते हैं। जिनसे ये निक्षेप हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि निक्षेप में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिन्हें इस टॉपिक विशेष में पढ़ना है। एग्जाम में उन निक्षेपों का नाम पूछा जा सकता है आपसे विकल्प के रूप में, या उनके एक आध दो विशेषताएँ होती हैं, जो भी विशेषताएँ हैं उन विशेषताओं को पूछा जा सकता है, कहाँ पाए जा सकते हैं। ऐसे आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है कि महासागरीय निक्षेप के प्रकार या उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, कितने प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं उदाहरण सहित। तो हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्लासिफिकेशन में इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो महासागरीय निक्षेप या ओशनिक डिपॉजिट, इसी को देखना है। महासागरीय निक्षेप को दो भागों में डिवाइड करके हम इसे पढ़ते हैं। एक तो ऊज एक पदार्थ होता है, एक ओशनिक मड होता है। इसके जो क्लासिफिकेशन है दो प्रकार से करते हैं। एक तो ऊज होता है, महासागरों में जो निक्षेप है उसका एक प्रकार ऊज है, और एक ओशनिक मड होता है, ओशनिक मड या महासागरीय पंख बोलते हैं। ये ओशनिक मड दरअसल क्या होते हैं, ये सूक्ष्म कण होते हैं। देखिए विज्ञान की तरह इसमें नाम पे आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल खूब करता है जो आपको थोड़ा सा अटपटा लगता हो, और लगता हो पढ़ने में, ठीक है। उन निक्षेपों का एक प्रकार ऊज होता है और एक पंख होता है। ये पंख क्या होता है, महासागर में जो बहुत छोटे छोटे यानी सूक्ष्म कण जो होते हैं किसी भी पदार्थ का, यहाँ पदार्थ का नाम नहीं दिया गया है। पंख का मतलब हो गया सूक्ष्म कण या अति सूक्ष्म कण कह सकते हो। ये सूक्ष्म कण किसी के भी हो सकते हैं, ये जैविक कण भी हो सकते हैं, अजैविक कण भी हो सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म बहुत होते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये महासागरों के तटीय क्षेत्रों में, जैसे मग्न तट है, मग्न ढाल है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी तुलना बालू के कण से भी छोटे आकार के रूप में किया जा सकता है। जैसे जब वायुमंडल हम लोग पढ़ते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर पढ़ते हैं, निलंबित कणकीय पदार्थ, वैसे महासागर मंडल में ये पंख होते हैं, यानी बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं, ठीक है। और एक होता है ऊज। ऊज भी पदार्थ है, निक्षेप है महासागरों का। इसको भी अब दो भागों में हम करके देखेंगे, जैविक और एक अजैविक देखेंगे। ध्यान रहे कि हम लोग निक्षेप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जैविक का मतलब जीवित मछलियाँ नहीं हो जाएंगी। जो जीवित जीव हैं उनके मरने के बाद में जो उनका निक्षेप होता है, हमें उसका अध्ययन करना है। तो यहाँ जो जैविक और अजैविक की बातें अगर की जाएंगी तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो जैविक है वो जैविक पदार्थों से, जैविक जीवों से बना है। जो जीव जीवित थे उनके मरने के बाद में जो उनका अवशेष बचा है वो है जैविक निक्षेप। और अजैविक में फिर वही धूल, मिट्टी और भी ऐसे अन्य पदार्थ जो महासागरों में जमा हो रहे हैं निक्षेप के रूप में, हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओशनिक मड जो होता है इसके प्रकार वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम ऊज पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा इसका। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। ओशनिक मड जो होता है, महासागरीय पंख यानी सूक्ष्म कण। ये सूक्ष्म कण मिट्टी के सूक्ष्म कण हो सकते हैं या किसी पदार्थ के अति सूक्ष्म कण जो वायुमंडल में PM 2.5 वो PM 10 माइक्रोन के बराबरी करते हैं, महासागरों में पाए जाते हैं। इनको मड बोला जाता है। अब समझ लीजिए कि इनसे छोटे आकार का कण शायद महासागरों में नहीं मिलता होगा। तो ये अति सूक्ष्म कण होते हैं जो महासागरों में पाए जाते हैं। तीन तरह के होते हैं, एक होता है लाल पंख, एक होता है नीला पंख और एक होता है हरा पंख। अब ये अगर किसी कण, कोई कण है किसी पदार्थ का या मिट्टी के सूक्ष्म कण है, तो फिर इनका रंग के आधार पर इन्हें क्यों बांटा जा सकता है। तो देखिए
जो अब ये सब टेरिजेनस भी इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, टेरिजेनस। ठीक है, टेरिजेनस का मतलब हो गया, समुद्र विज्ञान में यह नाम आता है, यूजीसी में एक बार पूछा भी है। टेरिजेनस का मतलब होता है स्थल से प्राप्त, जो स्थलीय होते हैं, यानी जो स्थल भाग से आए हैं महासागरों में, उनको टेरिजेनस बोलते हैं। लाल पंख, इसका मतलब इसका कुछ कलर जो होगा वो हल्का सा लाल होगा। तो वो कलर इनके अंदर क्यों आता है? ये जो कण होते हैं, पहली चीज़ तो ध्यान में रखिए कि ये महासागरों में पहुँचे कैसे। तो महासागरों में ये नदियों द्वारा लाए जाते हैं, नदियों द्वारा महासागरों में लाए जाते हैं। अगर नदियों द्वारा लाए जाते हैं तो इनकी उपस्थिति कहाँ पे होगी? भाई अगर नदी लेकर आ रही है किसी पदार्थ को, तो महासागर में वो कहाँ जमा होंगे? निश्चित रूप से महासागर के किनारे पे ही जमा होंगे, मग्न तट और मग्न ढाल के सहारे। बहुत गहराई तक तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नदी का जल जहाँ तक पहुँच रहा है ये वहीं तक लगभग पहुँचेंगे। तो महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल के सहारे ये पाए जाएंगे। मग्न तट और मग्न ढाल क्या होता है, मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेज में कि मग्न तट वो होता है जिसपे महासागर का जल पहुँच चुका है, जो महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, जैसे अगर ये कोई महाद्वीप है और ये महासागर है, ठीक है, तो ये महासागर है अगर, तो ये जो हिस्सा है इसका, ये मग्न तट है, चूँकि महाद्वीप का ही हिस्सा है, ये स्लोप कम है, यहाँ पर महाद्वीप है लेकिन महासागरीय जल यहाँ चढ़ गया है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर अचानक से ढाल तीव्र हो जाता है और इसी को बोलते हैं मग्न ढाल, और ये मग्न तट होता है। अब कोई नदी यहाँ से आ रही है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? मग्न तट पे अपने पानी को विसर्जित करेगी, लेकिन वो पानी धीरे धीरे करके अंदर तक भी जाएगा महासागरों में, लेकिन कहाँ तक पहुँच सकता है? मग्न ढाल तक पहुँच जाएगा, उसके आगे वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो जो धूल कण होते हैं, जो पंख होते हैं, जो महासागरों में लाए गए हैं नदियों द्वारा वो जल्दी ही नीचे बैठने की प्रकृति होगी उनकी पानी में। तो वो पानी में मग्न ढाल तक पहुँचते पहुँचते नीचे सतह पे, उसके नितल पे बैठ जाते हैं। तो इसीलिए इनकी उपस्थिति कभी कोई पूछ लेता है एग्जाम में कि ये पाएंगे कहाँ, पाए जाएंगे किस तट के सहारे? तो मग्न तट और मग्न ढाल पे इनकी उपस्थिति होगी, वहीं पर ये पाए जाएंगे। यानी कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ है और जो स्लोप होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो नदियों द्वारा लाए जाते हैं, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, नदियों द्वारा लाए जाते हैं। दूसरी बात इनके बारे में क्या, इनका जो कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण, देखिए फेरिक ऑक्साइड के कण जो हैं वो मृदा में पाए जाते हैं। अब मृदा से चूँकि नदियाँ चट्टानों को घुलाकर अपने साथ लेके जा रही हैं, तो उसमें फेरिक ऑक्साइड भी जाता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इनका रंग जो है वो हल्का लाल होता है, के कारण रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड के जो कण होते हैं उन्हीं के कारण इनका रंग लाल होता है। बाकी ये मैंने बताया कि ये मग्न ढाल और मग्न तट के सहारे पाए जाएंगे, मग्न तट या मग्न ढाल, इनके सहारे इनकी उपस्थिति मिलेगी। कारण मैंने बताया कि जब नदियां इनको लेकर आ रही हैं तो महाद्वीपीय मग्न तट या मग्न ढाल तक उनका जल पहुंच रहा है, तब तक ये नीचे बैठ जा रहे हैं। तो इनका जो निक्षेप होगा वो मग्न ढाल और मग्न तट के सहारे ही मिलेगा, क्योंकि धूल मिट्टी है, धूल के कण है एक हिसाब से, और बहुत सूक्ष्म कण है। तो होता क्या है कि ये पानी में तैरते भी रहते हैं। पानी आप नदियों के मुहाने पर देखेंगे तो पानी हल्का गंदला सा दिखाई देता है, पारदर्शिता कम होती है, तो इन्हीं पंख के कारण होती है। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में ये पूछ ले कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किस महासागर में इनकी उपस्थिति ज़्यादा है, तो पीला सागर, अटलांटिक सागर में भी ये पाए जाते हैं, ब्राज़ील के तट पर। तो ब्राज़ील के तट पर आप देखेंगे कि ब्राज़ील के तट पर क्यों, क्योंकि ब्राज़ील के तट पर एक नदी अमेजन नदी है और अटलांटिक महासागर में वो अपना जल विसर्जित करती है। उस नदी द्वारा ये बहुत भारी मात्रा में ये पंख लेकर आए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लाल पंख के बारे में कि ये जो लाल पंख है या रेड मड है, इनकी कुछ मूल विशेषताएं हैं जो आमतौर पे एग्जाम में कलर को लेकर के सवाल ज़्यादा बनता है कि लाल पंख में जो लाल कलर है वो किसकी वजह से आता है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से आता है। मेंस एग्जाम में आपसे इसका क्लासिफिकेशन एक छोटे सवाल के रूप में दे सकता है कि जो ओशनिक मड की व्याख्या कीजिए या महासागरीय पंख क्या होते हैं और इनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
तो वहाँ आप ठीक ठाक तरीके से प्रकाश डालिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये टेरिजेनस पदार्थ हैं, स्थल भाग से आए हैं, नदियों द्वारा लेकर आए जाते हैं और महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल के सहारे पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा मड है नीला मड या नीला पंख। नीला पंख, इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली बात तो इनमें कलर कहाँ से आता है? इनमें जो कलर आता है ये नीला कलर है, यानी आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड की मात्रा इनमें क्या होती है? अधिक होती है। इसके कारण उपस्थिति से रंग नीला होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि कहाँ पाए जाएंगे? फिर वही, जब नदियों द्वारा लेकर आए हैं तो मग्न तट मग्न ढाल के सहारे पाए जाएंगे। ये बारीक होते हैं, बहुत बहुत महीन होते हैं। ये जो नीले पंख हैं, ये लाल पंख हैं, ये विशेषता तीनों पंख की होती है कि वो बारीक होते हैं। वहाँ मैंने उसमें नहीं बताया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बारीक होते हैं। बारीक में कोई आकार नहीं आता है। बारीक का मतलब होगा कि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण है ये। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बारीक का मतलब कोई आकार इसका मापा नहीं जा सकता है कि कितने बड़े होंगे ये। बस इतना ध्यान रखिए कि बारीक यानी सूक्ष्म कण होंगे, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होंगे। स्थल से लाए जाते हैं, ये बात आपको स्पष्ट है पहले से ही कि ये स्थलीय भाग से लेकर आए जाते हैं। ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि इनमें आयरन सल्फाइड की वजह से इनका रंग क्या होता है? नीला होता है। कहाँ पाए जाते हैं? तो अटलांटिक महासागर है, भूमध्य महासागर, अटलांटिक है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद में आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति मिलती है। हिंद महासागर, इन महासागरों में अधिकांश भाग में जो मग्न तट और मग्न ढाल का जो किनारा जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे लगभग इनकी उपस्थिति ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये नीला पंख है। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, बात करें कि जो हरा पंख होता है इसकी क्या विशेषता होगी? तो जो हरा पंख होता है इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें अधिक होती है। किस पदार्थ की, किस तत्व की मात्रा अधिक है इसमें? जो हरा पंख है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। एक तत्व और पाया जाता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट तो इनको कठोरता भी देता है, लेकिन कलर में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसका नहीं होता। एक होता है ग्लाकोनाइट, एक पदार्थ है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके कारण हरा रंग होता है इनका। कैल्शियम कार्बोनेट यही एक पंख है, मड है, जिसमें दो पदार्थों की उपस्थिति अधिक मात्रा में मिलती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक ग्लाकोनाइट की। ग्लाकोनाइट के कारण इनका रंग जो है वो हरा होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हरा पंख में इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो ग्लाकोनाइट है ये लोहे का ही एक सिलिकेट होता है तीनों पदार्थ में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये नोट करिए, लोहे का सिलिकेट होता है ये। ठीक है, ये हरे पंख के बारे में। ये पाया कहाँ जाता है? तो फिर वही मग्न तट मग्न ढाल, मुख्य रूप से ये जापान के तटवर्ती क्षेत्रों में, नोट कर लीजिए, जापान का तटीय क्षेत्र, तीनों महासागरों के भी मग्न तट और मग्न तटीय क्षेत्रों में ये विशेष रूप से इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का मग्न तट जो है वहाँ भी ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। देखिए, एक तो है कि मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं ये आपके लिए जानना जरूरी होता है, अन्यथा पूरे महासागरों में इनकी उपस्थिति मिलती है। ठीक है, लेकिन कहीं पे ये थोड़ा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल जरूरी है। जब आपको भी मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे अगर दो चार ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिखते हैं जहाँ पे इनकी विशेष भूमिका है, जो विशेष विस्तार है, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आंसर को और
बेहतर बनाता है। आमतौर पे तो महासागर के पदार्थ हैं तो सभी महासागरों में लगभग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चूँकि उसके भी तटवर्ती क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रशांत क्षेत्र जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो ऐसे जितने भी महाद्वीप हैं उनके अगल बगल में महासागर हैं सभी, तो वो तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इस पंख के बारे में दो बातें जो कॉमन है, जो सबके लिए लागू होंगी। स्थलीय भाग से लाए जाते हैं, स्थल से लाए जाने के कारण इनको टेरिजेनस कहा जाता है, जो मैंने लिख दिया है स्थलीय, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि जो ऊज है ये तो हो गया ओशनिक मड, जो ऊज होता है वो क्या है और कितने भागों में उसको बांटा जा सकता है। तो इसी का दूसरा प्रकार ऊज है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो अजैविक है या नॉन जेनेरिक, बायोजेनिक। इसके भी दो भाग होते हैं, ध्यान में रखना, नॉन बायोजेनिक। ठीक है, और एक होगा इसका दूसरा भाग होगा वो ऑर्गेनिक या बायोजेनिक। यहाँ में अगर बायोजेनिक या ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, जैविक या जीवित पदार्थ की, तो ये पदार्थ निक्षेप हैं, लेकिन ये बायो जो जीवित पदार्थ थे, जीवित जीव थे, उनके मरने के बाद में जो निक्षेप बना ये उसके निक्षेप हैं, इसीलिए इनको जैविक निक्षेप कहा जाता है। यानी जैविक जीवों द्वारा या जीवित जीवों द्वारा इनका निक्षेप बना है। ठीक है, अजैविक में अगर देखा जाए दो भाग में इसको भी डिवाइड करते हैं। एक तो होता है टेरिजेनस, यानी वो अजैविक पदार्थ जो स्थल से लाया गया है। ध्यान रखिएगा, टेरिजेनस मतलब स्थलीय पदार्थ है, स्थल से लाया गया अजैविक पदार्थ। ठीक है, स्थल से लाया गया अजैविक पदार्थ यानी टेरिजेनस पदार्थ। ठीक है, स्थल से लाया गया अजैविक पदार्थ। अब ये स्थल से ला करके महासागरों में पहुंचाए जा रहे हैं, तो किसके माध्यम से ये आ रहे हैं? नदियों के माध्यम से ही लाए जा रहे होंगे। अब इनमें क्या क्या होते हैं? पहली चीज़ तो ये जो पदार्थ हैं टेरिजेनस पदार्थ पाए कहाँ जाते हैं? तो फिर ये मग्न तट या मग्न ढाल यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के सहारे ये पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से कण शामिल होते हैं? तो इसमें मुख्यतः सिल्ट है, क्ले है, चिका जिसे बोलते हैं, ग्रेवल भी होते हैं जो बड़े बड़े बोल्डर के रूप में या बड़े बड़े कंकर पत्थर भी होते हैं, कंकड़ पत्थर, ये भी इसके साथ में लाए जाते हैं। ठीक है, बालू के कण हैं, सिल्ट है, क्ले है यानी लाल चिका मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी के कण, ये सब इसके साथ में पाए जाते हैं। इनको जो अब ये सब स्थल भाग से ही लेकर आए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों से, उन नदियाँ अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर को लेकर आती हैं नीचे, और अगर वो नज़दीक में ही समुद्र है कहीं तो ले जा करके उनके मग्न तट पे निक्षेपित कर देती हैं। बड़े बड़े का मतलब यहाँ पे जब हम पंख पढ़ रहे हैं, मड पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म आकार के कण हैं, तो यहाँ बड़े का मतलब होगा कि इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े पत्थर ला करके वहाँ पे कंकड़, कंकड़ शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो भी पाए जाते हैं इसमें। मिट्टी के बहुत सारे कण पाए जाते हैं, बालू है,
सिल्ट क्ले, बड़े बड़े पत्थर या बालू के कण, ये सब क्या होते हैं, ये नदियों द्वारा लेकर आते हैं और मग्न तट और मग्न ढाल के सहारे नदियां जब लेकर आती हैं और फिर इनको निक्षेपित कर देती हैं। अब नदियां ही नहीं लेकर आती हैं इन कणों को, अब देख लीजिए कि इन्हें लाता कौन है। नदियां तो प्रमुख स्रोत हैं ही, नदियों के अलावा आप देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इन चक्रवात जब चलते हैं तो आप देखिए घर तक उड़ा ले जाते हैं, और ये कमजोर कहाँ पड़ते हैं, महासागरीय क्षेत्रों में पहुंचकर। तो जब स्थल भाग से ये बहुत सारी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब जो चक्रवात उड़ा के ले जाते हैं, बालू है, मरुस्थलीय क्षेत्र से अगर गुजर रहे हैं तो बहुत भारी मात्रा में धूल मिट्टी ये उड़ा करके आगे बढ़ाते हैं। तो नदियां हैं, चक्रवात, पवनें भी लगातार स्थलीय और समुद्री पवनें जो चलती हैं, जो स्थल से समुद्र की ओर जा रही हैं, वो स्थल से धूल के कण बहुत भारी मात्रा में उड़ा करके महासागरों में ले जाती हैं और वहाँ उनकी सतह पर छोड़ देती हैं, जो कि धीरे धीरे क्या होता है, निक्षेपित हो जाता है, महासागरों की तली तक पहुँचता है और वहाँ पे ओशनिक डिपॉजिट के रूप में जमा होने लगता है। लहरें हैं, जो समुद्री लहरें चलती हैं, समुद्री लहरें, होता क्या है कि ये लहरें लगातार बार बार जाकर के क्या करती हैं, तट से टकराती हैं। आप कभी बीच पे अगर जाएं तो देखें, जो समुद्रों में लहरें चल रही हैं वो लहरें बीच तक आती हैं और वहाँ किसी जो दीवारें होती हैं बीच पे जो लगाई जाती हैं, जो जिससे कि समुद्र का पानी अंदर ना आए शहर में, उससे बार बार टकरा रही हैं। तो ये तो शहर है, शहर के किनारे दीवारें बना दिए हैं, लेकिन जहाँ शहर नहीं है, किसी दूसरे तट पे जाइए जो बिना सिटी का है, बिना शहर का, जहाँ दीवारें प्राकृतिक रूप से नहीं है, तो वहाँ पे वो लहरें क्या कर रही हैं, तटीय क्षेत्रों का कटान कर रही हैं, उनको बार बार टकरा करके वहाँ से मटेरियल जो है वो काट के समुद्र में अंदर की ओर लेकर आती हैं और वहाँ पे जमा करती हैं। तो इनके द्वारा ये सारे कण लेकर आए जाते हैं, जो टेरिजेनस होते हैं, जो स्थल से लाया जाता है, अजैविक में ये पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अब टेरिजेनस के अलावा अजैविक में एक स्रोत और है, ये तो होगा स्थलीय स्रोत जो टेरिजेनस है, लेकिन इसका जो दूसरा स्रोत है, इसका दूसरा स्रोत होता है वोल्केनिक मटेरियल्स। ठीक है, जो स्थल से नहीं बल्कि वोल्केनो से निकलते हैं, यानी ज्वालामुखी उद्गार द्वारा प्राप्त होते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लाए जाते हैं। ठीक है, तो एक स्रोत ये होगा ज्वालामुखी पदार्थ। अब इसके द्वारा भी क्या होगा, इसके द्वारा मुख्य रूप से एक रेड क्ले की निकलता है। रेड क्ले, रेड क्ले क्या होता है, यानी लाल चिका। देखिए, जब कभी महासागरीय क्षेत्रों में या उसके एकदम किनारे मग्न तट पे, जब कभी आपको भूआकृतिक विज्ञान जब मैं आगे आऊँगा पढ़ाऊँगा, तो उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में ये आपको बताया जाएगा कि जो पृथ्वी पर प्लेटें हैं, इनके किनारे जो होते हैं, विनाशात्मक किनारा एक होता है, उस किनारे के सहारे ज्वालामुखी विस्फोट ठीक ठाक होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पूरे पृथ्वी पर जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं उनका विनाशात्मक किनारा लगभग महासागरीय क्षेत्रों में है। तो महासागरों में जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विस्फोट के दौरान पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आता है, और वो मैग्मा बाहर आता है जैसे ही, तो ऊपर पानी है, वो तुरंत उसको क्या करता है, ठंडा करता है, और फिर वो निक्षेपित होकर के अवसाद के रूप में महासागरों के तली में जमा होने लगता है। ठीक है, तो जो रेड क्ले होता है, लाल चीका, ये ज्वालामुखी पदार्थ होता है, किसी स्थल से या नदियों या हवा पवन द्वारा बहाकर नहीं लाया जाता है, बल्कि ज्वालामुखी से ही निर्मित होता है। ठीक है, वोल्केनिक जो ओरिजिन होती है, इसको वोल्केनिक ओरिजिन बोला जाता है। कि रेड क्ले के बारे में आ सकता है कि महासागरों में पाया जाने वाला रेड क्ले या लाल चीका का ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये पदार्थ होता है। इसके अलावा उल्कापातीय धूल भी होता है, इसमें एक और शामिल कर सकते हैं आप, उल्कापातीय धूल। देखिए, टेरिजेनस जो स्थल से लाया गया है, ज्वालामुखी पदार्थ से रेड क्ले प्राप्त होता है, लेकिन आप ये मत कहीं सोच लीजिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया से उल्कापातीय धूल भी प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं विदेशी मटेरियल, विदेशी पदार्थ।
विदेशी पदार्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो उल्का पिंड है वो हमारे देश का या पृथ्वी का नहीं है, वो फॉरेन से आ रहा है, वो किसी दूसरी ग्रह से आ रहा है। अंतरिक्ष में कहीं और से कोई पदार्थ अगर आ रहा है तो वो हमारे लिए विदेशी ही होगा इस पृथ्वी के लिए। तो जो उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल से जब गुजरते हैं, भले ही पृथ्वी पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब उसके वायुमंडल को टच करते हुए वो आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण वो जलना शुरू करते हैं, और जलते ही जलते उनमें बहुत भारी मात्रा में उल्कापातीय धूल का निर्माण होता है। और वो धूल वायुमंडल में पृथ्वी के साथ, वायुमंडल के साथ साथ वो धूल भी घूमते घूमते धीरे धीरे पृथ्वी पर आ जाती है। अब पृथ्वी पर आकर के वो महासागरों में जब पहुंचती है तो वहाँ निक्षेप के रूप में जमा होती है, और इसे बोलते हैं उल्कापातीय धूल। ठीक है। इसका तीसरा स्रोत है आइसबर्ग। आइसबर्ग का मतलब हो गया जो हिमखंड होते हैं। अब कोई बड़ा सा हिमखंड जब टूटता है तो वो जब आगे की तरफ बढ़ा महासागरों में तो उसके साथ, उसके घर्षण के कारण कुछ मिट्टी के कण भी आगे बढ़ेंगे उसी के साथ। वो बर्फ तो गल जाएगा महासागरों में जा करके, लेकिन जो मिट्टी होगा वो गलेगी नहीं, बल्कि वो महासागरों में धीरे धीरे नीचे बैठ करके एक निक्षेप का कार्य करेगी। वो महासागरीय निक्षेप के रूप में उसके तली पर जमा हो जाएगी। ठीक है। रेड क्ले जो होता है, कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इसका जो महासागरों में जमाव है उसकी दर क्या होती है, तो 0.1 से लेकर के 1 mm तक होती है। ठीक है। इसकी जमाव की दर तो 0.1 से 1 mm तक प्रति 1000 वर्ष। एक बार एग्जाम में ये पूछा था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। 0.1 से 1 mm प्रति 1000 वर्ष। ठीक है। इसका जो जमाव है रेड किले का, लाल चीके का जमाव, अब इस जमाव से हम ये देख सकते हैं कि कोर सैंपलर से हम सैंपल निकालें और फिर देखें कि वो कितना मोटा रेड किले की परत है वहाँ पे, और फिर उसको देख लेते हैं। जैसे 0.1 से 1 mm 1000 वर्ष में जमा होगा, तो उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे कि अगर 2 मीटर का या 1 मीटर का ये जमाव है तो कितने वर्ष लगे होंगे इसको जमने में। ये तो आज की दर है, अभी क्या इससे पहले हो सकता है कि और तेज़ी से ये जम रहा हो, लेकिन एक आंकड़ा हमारे पास आ सकता है अगर हम इसका निकालें तो। ठीक है। अब ये जो पदार्थ होते हैं जहाँ पे ये मिलते हैं वहीं पर नितल में, चूँकि ये काफ़ी हद तक बहुत गहराई में महासागरीय मैदानी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जो एकदम सरफेस वाला हिस्सा है महासागर का, मग्न ढाल से थोड़ा सा और गहरे जाने पर। इसी में मैग्नीज के नोडुल्स भी पाए जाते हैं, जो पॉलीमेटेलिक नोडुल हम पढ़ते हैं ना, जो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, बहुधात्विक खनिज, उनकी मात्रा यहीं पर पाई जाती है जहाँ ये सब होंगे ना, रेड क्ले वगैरह, उल्कापातीय धूल है, आइसबर्ग है, इनसे जो जमाव होता है महासागरीय निक्षेप का, वहाँ पे मैग्नीज के नोडुल्स पाए जाते हैं। बहुधात्विक खनिज है, उसमें और भी खनिज मिक्स होते हैं। तो जो एक टुकड़ा खनिज का होता है जिसे नोडुल बोलते हैं, उसमें और भी खनिज होते हैं, मिक्स रहते हैं। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इनकी जमाव की दर पूछ सकता है, और आइसबर्ग या उल्कापातीय धूल, ये सारे स्रोत हैं, स्रोत के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब इसके बाद हम इसके दूसरे प्रकार पे आते हैं, जैविक पदार्थ पे आते हैं, कि जो बायोजेनिक होता है वो क्या है। बायोजेनिक का अर्थ हो गया कि जो जीवित जीवों के अवशेष हैं या निक्षेप हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। यानी कोई जीव मरा और फिर उसके बाद में, उसके मरने के बाद में, मृत्यु के पश्चात उसका जो निक्षेप है वो महासागरों में जमा हो रहा है। तो इस तरह के जो निक्षेप होंगे वो 2 भागों में उनको बांटकर हम देखेंगे। एक तो होगा नेरेटिक, ये शब्द, इस तरह के जो टेक्निकल शब्द आते हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में इन शब्दों पे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। नेरेटिक का मतलब होगा उथले समुद्र के जो निक्षेप होते हैं, उथले समुद्र के निक्षेप। ठीक है। और जो दूसरा होगा वो पेलैजिक होगा। तो पेलैजिक निक्षेप जो होता है वो गहरे समुद्र का निक्षेप होता है।
गहरे समुद्र का निक्षेप। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन शब्दों से ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो नेरेटिक उथले समुद्र के निक्षेप होते हैं, इसमें कोलाइड्स पाए जाते हैं। तो इसमें कोलाइड्स होते हैं। कोलाइड्स क्या हैं? कोलाइड्स दरअसल होते क्या हैं कि जब नदी, नाले या किसी झील, तालाब, इनमें कोई जीव जब मरता है, पहले तो ये देख लीजिए कि ये उथले समुद्र के निक्षेप का अर्थ हो गया कि मग्न तट वाला क्षेत्र, जो महासागर का किनारे वाला हिस्सा है, महाद्वीप से लगा हुआ हिस्सा है, वो उथला समुद्र होगा। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, बीचों बीच समुद्र में जाएंगे, तो वो गहरा समुद्र हो जाएगा। तो उथले समुद्र में ये निक्षेप पाए जाते हैं। कौन से? नेरेटिक निक्षेप। वो इसलिए क्योंकि ये नदियों द्वारा लेकर आए जाते हैं। तो इसमें कोलाइड्स की मात्रा होती है। जो कोलाइड्स होते हैं उन्हीं को हम उथले समुद्र के निक्षेप या नेरेटिक निक्षेप के रूप में जानते हैं। ठीक है। होता क्या है कि समुद्र है, नदी, झील या तालाब या फिर नाले, इसमें जब कोई जीव मरता है तो मरने के बाद में एक समय के बाद डिकम्पोज होता है, विघटित होने लगता है। और विघटन के पश्चात इनका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो एकदम जैविक सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा माइक्रो जो बिट्स होते हैं, उनको बोलते हैं कोलाइड्स। तो कह सकते हैं आप सूक्ष्मतम कण जो होते हैं, यानी जैविक, ऐसा लिखिए, जैविक सूक्ष्मतम कण, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कोलाइड्स होते हैं। ये पाए जाते हैं कहाँ पे? उथले समुद्र के निक्षेप हैं जिसमें कोलाइड्स पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? नेरेटिक्स बोलते हैं। नेरेटिक पदार्थ बोलते हैं जो कि उथले समुद्र की व्याख्या करता है। तो इस शब्द से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। दूसरा होता है पेलाजिक। इसमें ये गहरे समुद्र के निक्षेप होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो गहरे समुद्री में जो मछलियाँ वगैरह हैं, जो तैरने वाले जीव हैं, जैसे मछली है और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, उनके मरने से जो ठोस पदार्थ मिलता है। अब कोई बड़ी सी मछली मर गई तो उनकी हड्डी जो होगी, भाई एक तो कोलाइड्स में चेंज हो जाएंगे डिकम्पोज होकर के, तो जो उनके कण कोलाइड में बदल गए हैं, जो सूक्ष्म जैविक कण के रूप में चेंज हो गए, वो तो कोलाइड्स हो गए। लेकिन जो उनकी हड्डियां हैं, जो मजबूत पदार्थ है या खोल है, हड्डी है, तो उनका जो निक्षेप होता है उसको बोलते हैं पेलाजिक निक्षेप। ठीक है। तो इसमें तैरने वाले जीव या उनके ठोस पदार्थ शामिल होते हैं। उनके निक्षेप जो होते हैं उनको बोलते हैं पेलाजिक निक्षेप। अब ये दो तरह के होते हैं। मैं इसे मिटा दूं, स्पेस मेरे पास कम है। ठीक है। इसमें एक तो होते हैं जो कैल्शियम से रिच होते हैं, कैल्शियम युक्त, और जो दूसरे होते हैं वो जो सिलिका की मात्रा होती है, यानी सिलिका प्रधान जीव जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। कैल्शियम युक्त जो जीव होते हैं, अब जैसे देखिए, जो महासागरीय क्षेत्रों में जो गहरे भागों में जीव जो तैरने वाले हैं और बड़े बड़े जीव हैं, उनकी हड्डियां हैं, और हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो उनका निक्षेप होता है। तो इस तरह के दो प्रकार के जीव मिलेंगे। एक तो जिनकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जिनकी खोल है या हड्डी है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उनको बोलते हैं कैल्शियम युक्त या कैल्शियम प्रधान जीव। ठीक है। तो ये लगभग में 2400 फैदम की गहराई पर पाए जाते हैं। इनकी जो गहराई होती है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, 2400 फैदम की गहराई होती है। ठीक है। कैल्शियम प्रधान जीव होते हैं ये। कैल्शियम प्रधान का मतलब कैल्शियम की अधिकता होती है इनमें। कौन कौन से जीव ये पाए जाते हैं? एक होता है टेरापॉड, ठीक है, और एक होता है ग्लोबिजेरेना। तो इसमें दो तरह के जीव होंगे, एक टेरापॉड और एक ग्लोबिजेरेना, जेरिना। ये दोनों जीवों का नाम पूछ सकता है एक, ठीक है, कि टेरापॉड जो होता है वो कैल्शियमिक है या सिल्क
सिलिका प्रधान जीव है या कैल्शियम प्रधान जीव है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। ये एक उदाहरण है। पर्याप्त गहराई में ये पाए जाते हैं, लगभग 2400 फैदम मायने रखता है। इनके हड्डियों में या इनकी खोल में जो भी ठोस पदार्थ इनके बॉडी में है, इनके शरीर में है, उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। दूसरा जो होते हैं सिलिका प्रधान, जिन ऐसे जीव भी जो गहरे समुद्र में होते हैं जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो ये गहरे समुद्र में है। इनके घुलने की दर थोड़ा सा कम होती है, लेकिन इनके घुलने से सिलिका की प्राप्ति होती है। ठीक है, इनके निक्षेप की जो दर है 1 से लेकर 50 सेंटीमीटर प्रति हजार होती है। ये एग्जाम में पूछा है एक बार। निक्षेप की दर 1 से 50 सेंटीमीटर प्रति हजार वर्ष। ठीक है, गहरे समुद्र में होंगे, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए क्या, सिलिका प्रधान। इसमें भी दो तरह के जीव होते हैं, एक होता है रेडियोलेरियन और एक डाइटम होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इनको ध्यान में रखिएगा, रेडियोलेरियन और एक डाइटम। एग्जाम में इनको ना एग्जाम्पल के तौर पे देता है स्टेटमेंट में कि कौन सा सिलिका प्रधान जीव है, ठीक है, या कौन सा कैल्शियम प्रधान जीव है या कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो ये आपको एग्जाम में दे सकता है उदाहरण में, और फिर वहाँ आपको टिक करना होगा। अब मान लीजिए कि दो स्टेटमेंट पूछ ले कि कैल्शियम युक्त या कैल्शियम प्रधान जीव है, टेरापॉड दे दिया, ग्लोबिजेरिना दे दिया और रेडियोलेरियन जीव दे दिया। अब तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें से दो तो सही है, आप इसको और इसको सही कर देंगे। ये चूंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए रेडियोलेरियन जो है वो कैल्शियम में शामिल नहीं होंगे। इनमें एक गलत हो जाएगा और दो सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर बात आगे करते हैं। तो ये महासागरीय निक्षेप में आपने देखा कि उसके प्रकार कौन कौन से हैं और एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम में इससे ज़्यादा प्रश्न कभी पूछा नहीं है और उम्मीद है कि इससे आगे कभी पूछेगा भी नहीं। फिर भी अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो एक बार किताबों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे और भी उदाहरण मिलेंगे आपको, उन एग्जाम्पल्स को आप नोट करके रखिए। अगर एग्जाम में आ ही जाता है एग्जाम्पल्स तो गलत ना हो। सभी उदाहरण यहाँ पे करा पाना संभव नहीं है क्योंकि तब बहुत लंबी चली जाएगी क्लास। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप पढ़िएगा। अगर एक दो एग्जाम्पल और मिलते हैं इनके तो आप यहाँ अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, ये चैप्टर आज